नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका पीसीडब्ल्यू में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत पास है और हम लोग जो है लास्ट पेपर डिस्कशन कर रहे हैं केमिस्ट्री का 2021 का। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग इन टाइम। जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम नाइट्रेट। मतलब कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम का परसेंटेज क्या होगा। ये क्वेश्चन तभी होगा जब हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaNO3 2। ये कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। अब इसमें परसेंटेज पूछ रहा है कैल्शियम का। किसी भी तत्व की परसेंटेज निकालने के लिए, यानी परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व की प्रतिशतता जो होती है वो किसके बराबर होती है। तो तत्व की प्रतिशतता होती है उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास इनटू उस तत्व की संख्या अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी कुल द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से हम निकालते हैं किसी तत्व की प्रतिशतता। अब इस क्वेश्चन में किसकी प्रतिशतता पूछ रहा है कैल्शियम की। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बराबर एटॉमिक मास। कैल्शियम का एटॉमिक मास आपको सबको पता है 40 और यहाँ होता है AMU इनटू कैल्शियम है कितने सूत्र में, एक ये कैल्शियम अपॉन। अब टोटल मॉलिक्यूलर मास रखना है। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम नाइट्रेट का कैसे हो जाएगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट में पूरा मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा मेरे पास 40। तो ये हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 2 28 हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है 6, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9। तो 9 6 और ऐड हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 14 मेरे पास। ये हो जाएगा 9 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 और एक 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 164 AMU हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो करीब करीब कितना आएगा, AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आएगा 40 अपॉन 164। 100 से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये करीब करीब कितना आएगा, डिवाइड करके देखिए 40 अपॉन 164। तो ये करीब करीब जो आएगा वो 24.4 के आसपास आएगा। कितना आएगा 24.4। ये हमारे पास आंसर जो आएगा 24.4% आएगा। इसका मतलब आंसर जो जाएगा हमारे पास C हो जाएगा। ठीक है ना। पहले एटॉमिक मास रखा कैल्शियम का, फिर टोटल मास कैसे निकाला। कैल्शियम का 40 होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 है तो कितना हो जाएगा 28। ऑक्सीजन टोटल 6 हो जाएंगे, 3 × 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है ना। तो 3 × 2 हो जाएंगे 6, 96। तो 96 में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 12 और 14 हो जाएगा, 9 10 16 हो जाएगा। 164 इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 24.4%। आंसर कितना हो जाएगा C। ठीक है, चलिए 52 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट बर्निंग ऑफ 280 ग्राम ऑफ हेक्सेन विल रिक्वायर्ड। ये ऑप्शन दिए मैं। पहले तो हेक्सेन का सूत्र लिख देते हैं। हेक्सेन जो होता है वो एक प्रकार का एल्केन होता है और एल्केन का जो सूत्र होता है वो सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब हेक्सेन बोला है तो हेक्सेन हो जाएगा C तो 6 हो जाएगा और H 2 गुना करोगे कितना आएगा 12 में जोड़ोगे 14 हो जाएगा। इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है ऑक्सीजन से करवाने के बाद ये बनाएगा CO2 प्लस बाहर का निकालेगा H2 निकालेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर मैंने 6 लगा दिया। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 14 है तो यहाँ पर मैंने 7 लगा दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19। सही है, 12 और 7 कितना आ जाएगा 19। तो यहाँ मैंने लगा दिया 19/2 लगा दिया। ये तो हो गई बैलेंस। अब क्या करना है, अब आपके पास दे रखा है 280 ग्राम दे रखा है, यानी हेक्सेन का जो मात्रा दे रखी है वो 280 ग्राम दे रखी है। सबसे पहला काम करेंगे कि आप उसको मोल में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, मोल में। तो मोल में बदलने के लिए क्या करते हैं, ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। अब CCH14 का अणुभार कितना होगा, तो 12 × 6 तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 72। तो 72 तो हो जाएगा इसका और 14 इसमें और ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा 86। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 280 को 86 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, ये करीब करीब 3.25 मोल के आसपास आएगा। कितना आएगा 3.25। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। सबसे पहले तो हमने रिएक्शन लिखी थी C6H14, यहाँ हो जाएगा O2, फिर हो जाएगा मेरे पास कितना 6 से तो हो जाएगा मेरे पास CO2 प्लस 7 क्या हो जाएगा मेरे पास H2। सही है। इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा 12 और 7 कितना 19, तो यहाँ लगा दिया मैंने 19/2 लगा दिया। इसका मोल जो निकालूंगा मैं हेक्सेन का C6H14 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 280 अपॉन अणुभार कितना था 12 × 6 72 तो ये था और 14 और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 86। तो 86 का मोलर मास हो गया। इसके बाद जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो ये करीब करीब मेरे पास कितना आया, ये आया मेरे पास 3.25 मोल। कितना आया 3.25। वो पूछ किसके बारे में रहा है, ऑक्सीजन के बारे में रहा है। तो हमें पता है अगर मैं इसकी रस समीकरण मिति देखूंगा तो 1 मोल C6H14 से
क्या बनता है मेरे पास 19/2 मोल ऑक्सीजन, 19/2 मोल ऑक्सीजन बनता है। अब मेरे पास है कितना 3.25 मोल से कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 19/2 इंटू 3.25 मोल क्या ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेरे पास कुल मिला के बात हुई कि ऑक्सीजन के जो मोल आ गए वो कितने आ गए, तो मेरे पास ऑक्सीजन के जो मोल आ गए, मैं ये हटा देता हूँ इसको, और मेरे पास ऑक्सीजन के जो मोल आ गए वो मेरे पास कितने आ जाएंगे, वो आ जाएगा मेरे पास कितना 19/2 इंटू 3.25। तो ग्राम में मात्रा निकालनी है हमें ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑप्शन में इसी प्रकार से दे रखा है। हमें पता है कि ग्राम में मात्रा बटा अणुभार जो होता है वो मोल होता है, इजिकल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 19/2 इंटू कितना आएगा 3.25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में मात्रा जो आएगी मेरे पास कितनी आएगी, अणुभार ऑफ ऑक्सीजन इंटू कितना आएगा 19/2 इंटू मेरे पास कितना बचेगा 3.25 बराबर ऑक्सीजन का 32 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 32 इंटू 19 इंटू 3.25 और बटा मेरे पास कितना आ जाएगा 2। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे जब इसको तो आएगा 32 इंटू 19 इंटू 3.25 और बटा में डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आएगा 988। 988 का मतलब करीब करीब 990 के आसपास। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 988, तो एग्जैक्ट आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में जो है वो ऐसा लगा रखा है साइन, ये रहा लगभग, तो लगभग कितना आ रहा है 990 ग्राम के आसपास आएगा। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। सबसे पहले आप अभिक्रिया लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, एक के मोल निकालेंगे, एक से दूसरे के मोल निकालेंगे, फिर लास्ट में उसका मात्रा निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट निकाला है, तो देखते हैं। चलें, सबसे पहले लिखा हुआ 1s2, फिर लिखा हुआ 2s2। अब आपको पता है कि 2p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये बना दिया 2p6 और फिर हो जाएगा मेरे पास 3s2। अब 2p6 को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, कैसे, ये होता है px, ये होता है py, ये होता है pz, px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन, pz में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको वैसे भी लिख सकता हूँ 1s2, ये हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2px², 2py² और 2pz²। एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, और लास्ट में मेरे पास क्या हो जाएगा 3s²। तो ये तो सही है, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1s2, 2s2, 2p² और ये कह रहा है 2pz। अब देखें, अगर मैं इसको ग्राफिकली डिजाइन करूंगा तो 1s2, 2s2, तो 2p में 3 कक्षक होते हैं, ये होता है x, ये y, ये z। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा। अगर आपने हुंड का नियम पढ़ा होगा तो हुंड का नियम कहता है कि पहले जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाने के बाद ही क्या स्टार्ट होगा, युग्मन स्टार्ट होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो सही जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होना चाहिए था, क्या ये होना चाहिए था 1s2, फिर होना चाहिए था 2s2, फिर होना चाहिए था 2px1, 2py1 और 2pz1। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आना चाहिए था, उसके बाद पेयरिंग होती, लेकिन इसने पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिया। ठीक है ना, तो कुल मिला की बात है कि ये स्टेटमेंट गलत है। एक बार और चेक कर लेते हैं। अगला वाला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2 और 3d2, 3d3। आपको पता होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन 3d में आता है। कारण क्या है, n+l के नियम के अनुसार। तो ये भी सही है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। आपको पता होगा ये क्रोमियम का होगा, और क्रोमियम जो होता है वो अर्धपूरित कक्षक होता है। सही है, तो इसका मतलब है पहले 3d5 है और ये 4s1, इस तरीके से होता है। तो ये भी सही है। तो कुल मिला के बात है कि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, क्योंकि ये हुंड के नियम का पालन नहीं कर रहा। हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोल रहा है आपकी बार। देखो करेक्ट क्या है देख लेते हैं। ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल नेचर। इसका मतलब ये होता है बेसिकली, डायरेक्शनल कैरेक्टर का ये मतलब होता है कि ऐसे जिनके पास समावयवता हो। सिंपल सा लॉजिक की बात करें तो जिनके पास समावयवता हो, जिनके पास संकरण हो, उनको बोलते हैं डायरेक्शनल। तो ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैज डायरेक्शनल। बेसिकली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जैसे आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक की कोई समावयवता नहीं होती। आयनिक यौगिक की कोई समावयवता नहीं होती। इसके अलावा इसको आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो गलत, पहला तो क्या है गलत है, लेकिन ये पूछ रहा है करेक्ट, तो पहला तो नहीं आएगा। आगे बोल रहा है एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन। ये भी गलत है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में जो है ना, ये तो कंफर्म है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनका चक्रण जो होता है विपरीत होता है। अगर पहले का मैं प्लस हाफ मान लूं तो दूसरे का क्या होता है, माइनस हाफ होता है। तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन विपरीत चक्रण वाले, जिसको हम कहते हैं अपोजिट स्पिन। इसको हम क्या कहते हैं, अपोजिट स्पिन। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेम स्पिन, तो दूसरा भी गलत हो गया। द एनर्जीज ऑफ वेरियस सबशेल इन द सेम शेल आर इन द ऑर्डर ऑफ। एनर्जी का जो लेवल होता है उल्टा होता है, यानी एसपीडीएफ में ऐसा लगेगा, पहले एफ की ज्यादा हो जाएगी।
आगे बोल रहा है क्रोमियम हैज 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसको चेक कर लेते हैं। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन का विन्यास भरेंगे क्रोमियम का तो कितना आएगा 1s2, कितना आएगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p6, फिर आएगा 4s1, फिर आएगा 3d5। तो 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3d5 में मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो कुल इलेक्ट्रॉन गिनेंगे अगर अनपेड तो कितने हो जाएंगे 6। ये बिल्कुल सही है, 5 तो हो जाएंगे उसके अंदर और 1 हो जाएगा इसके अंदर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्रोमियम हैज 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या कारण क्या है आपको पता होना चाहिए, अर्धपूरित और पूर्ण के कारण इसके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो डायगोनल रिलेशनशिप। देखो होता क्या है, एक तो होता है सेकंड पीरियड और एक होता है हमारे पास थर्ड पीरियड। दो प्रकार के पीरियड होते हैं, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिथियम, यहाँ लिख दिया मैंने सोडियम, यहाँ लिख दिया बेरिलियम, यहाँ लिख दिया मैग्नीशियम, फिर इधर लिख दिया मैंने बोरोन, यहाँ लिख दिया मैंने एल्यूमिनियम, यहाँ लिख दिया कार्बन, यहाँ लिख दिया सिलिकॉन। ऐसे अब लिथियम जो होता है वो मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम जो होता है वो एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन जो होता है वो सिलिकॉन के साथ क्या करता है, विकर्ण संबंध दर्शाता है। डायगोनल संबंध का मतलब होता है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध दर्शाता है जिसके कारण लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से, बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टी जो होता है वो एल्यूमिनियम से, और बोरोन की जो कुछ प्रॉपर्टी होती है वो सिलिकॉन से मैच खाती है। इसको बोलते हैं विकर्ण संबंध। तो बोल रहा है कि कौन सा विकर्ण संबंध नहीं दर्शाता, ये तो दर्शाता है लिथियम मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी दर्शाता है, बोरोन और सिलिकॉन भी दर्शाता है। बेरिलियम और बोरोन का कोई विकर्ण संबंध नहीं होता, बेरिलियम और बोरोन जो होता है इनका कोई भी विकर्ण संबंध नहीं होता। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। मैं पहले भी बता चुका हूं ऐसे कॉन्सेप्ट को कि यदि आपके पास देखिए, यदि आपके पास सबसे पहले इनमें देखते हैं F माइनस, यहाँ आएगा Na+, इधर आएगा मेरे पास क्या Li+। सबसे पहले प्रोसीजर ये होता है कि अगर आपके पास सम इलेक्ट्रॉन प्रजाति है, अगर आपके पास सम इलेक्ट्रॉन प्रजाति है तो सिंपल सा लॉजिक है कि सबसे बड़ा आकार जो होगा वो माइनस वाले का होगा, फिर उदासीन वाले का होगा, और सबसे छोटा जो आकार हो जाएगा वो धनावेश वाले का हो जाएगा। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। एक तो आपके पास लिखा हुआ है F-, एक लिखा हुआ है Cl-, फिर एक लिखा हुआ है Na+, और एक लिखा हुआ है हमारे पास क्या, एक हमारे पास लिखा हुआ है Li+। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इन दोनों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, F- की और Na+ की बात करते हैं। तो F- के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, Na+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। जब दो प्रजाति है सम इलेक्ट्रॉनिक हो तो आकार उसका बड़ा होगा जिस पर माइनस आवेश हो, तो सबसे बड़ा आकार तो F- का होगा। इसका मतलब है F- पहले आएगा और Na+ बाद में आएगा। सही है। अब आगे देखें, अब हम पता है इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, Li+ और Na+ में। आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब Na+ में और Li+ में किसका आकार बड़ा होगा, Na+ का। तो Li+ का आकार तुलनात्मक रूप से छोटा हो जाएगा। बोलो सही बात है। तो देखते हैं पहले आपका ऑप्शन है क्या, Na+ बड़ा है, Li+ छोटा है, तो दूसरा तो बिल्कुल गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। Na+, अब आपके पास बच गया कौन सा, दो ऑप्शन बच गए, Li+, Na+ और Na+, Li+। ठीक है। और इन दोनों में, अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन में बात करेंगे तो वही F- और Cl-, हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर फिर से आकार बढ़ता है। भाई ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है ना, क्योंकि नया कोश बढ़ता है, तो Cl- का आकार F- से बड़ा हो जाएगा। सारी बातों को लगा के देखेंगे तो Cl- बड़ा है F- से, सही है। और F- जो है वो Na+ से बड़ा है, और Na+ से छोटा कौन, मतलब Na+ किससे बड़ा है, Li+ से। ये ऑप्शन है Cl-, F-, Na+ और Li+। देखते हैं Cl-, F-, Na+ और Li+, बिल्कुल सही है। समझ गए ना मेरी बात। पहले तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ 10-10 इलेक्ट्रॉन देखने, जैसे F- और Na+। तो जिसके पास माइनस आवेश उसका आकार बड़ा हो जाएगा। अब ग्रुप में तुलना कर लीजिए, सही है ना। F- और Cl- में Cl- का आकार बढ़ा जाएगा, और लिथियम सोडियम तो सोडियम का आकार बड़ा हो जाएगा। जब चारों को मिलाएंगे तो आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द शेप ऑफ CH3+। देखें CH3+ का पहले मैं संकरण निकालूंगा, संकरण। तो संकरण जो आएगा इसका क्या आएगा, sp2 आएगा। कैसा आएगा sp2, H बराबर 1/2, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, साइड में 3 -1, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6/2। ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं, आप पुरानी वीडियो देखेंगे आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। sp2 संकरण हो जाएगा। लोन पेयर की बात करेंगे तो इसके पास लोन पेयर कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल, और क्या हो जाएगी, प्लेनर। क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी।
समझ गए मेरी बात? तो आंसर जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इन्वॉल्व्स, देखो होता ये है कि दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक तो मेरे पास होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसको तो कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और जो दूसरा यौगिक बना रहा हूं उसको मैं कहता हूं पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो है वो तो बॉन्ड होता है, उसको अपन बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, एक ही अणु के बीच में लगता है इंट्रामोलिकुलर। जब एक ही अणु एक ही होना चाहिए, उसके दो परमाणु के बीच में लगता है तो इंट्रामोलिकुलर, और जब अलग अलग में लगेगा तो उसको हम क्या कहते हैं कि इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर वो किसके अंदर कह रहा है, वो कह रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन सा लगता है, इंट्रा, तो इंट्रामोलिकुलर आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एंड 750 mmHg। समझिएगा मेरी बात ध्यान से, हमें पता है कि पीवी बराबर जो होता है वो एनआरटी होता है, सही है। सबसे पहले प्रेशर, यहाँ एक बहुत अच्छा लॉजिक है, आपको जो प्रेशर दे रखा है वो 750 मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो पहले आपको इसको बदलना पड़ेगा एटीएम में। अब होता है कि एक एटीएम जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 760 mmHg के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से 1 mm जो आएगा वो मेरे पास कितना आएगा बोलो, वो आएगा 1/760 एटीएम आएगा। यहां से उठा के मैंने इसकी वैल्यू को यहां रख दिया, तो प्रेशर बराबर मेरे पास कितना आएगा, 750 इंटू कितना आएगा 1/760, और यहां मेरे पास कितना आ जाएगा एटीएम। अब ऊपर 750 है, नीचे 760 है, कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है, एक बार के लिए मैं इसको काट देता हूं, तो प्रेशर ऑलमोस्ट मेरे पास कितना आ गया, 1 एटीएम। भाई हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि हम बैठ के एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, ऊपर 750 है नीचे 760 तो ऑलमोस्ट 1 एटीएम हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना, 1 एटीएम इंटू वॉल्यूम पूछ रहा है इजिकल टू मोल, कितना होगा ग्राम में मात्रा बट अणुभार, नाइट्रोजन गैस के रूप में होगी तो एक नाइट्रोजन 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 28 इंटू आर का मान 0.082 इंटू कितना रखेंगे तापमान 300 केल्विन। इसको सॉल्व करते हैं तो v बराबर मेरे पास कितना आएगा 8/28 इंटू कितना आएगा 0.0821 इंटू कितना आएगा 300। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं कितना आंसर आता है, तो ये करीब करीब 7 के आसपास आएगा आंसर। ठीक है ना, तो आंसर जो आएगा वो वॉल्यूम जो आएगा वो करीब करीब 7 के आसपास आएगा, 7 लीटर के आसपास। देखते हैं ऐसा कोई आंसर दे रखा है 7 लीटर, एक ही ऑप्शन है 7 लीटर का, है ना। ये एग्जैक्ट डिवाइड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ऑन एन एवरेज आंसर निकालना है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली में सॉल्व हो जाए। आंसर कितना आएगा, हाँ विशेष ध्यान रखिएगा, प्रेशर 750 mm में दिया हुआ है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे लीटर में, और एक एटीएम बराबर 760 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि ऑन डिसॉल्विंग सोप इन वाटर, पानी, देखो क्या बोला, ऑन डिसॉल्विंग सोप इन वाटर, पानी के अंदर आप साबुन को भिगोएंगे तो उसका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम होता जाएगा। क्या होता है, सरफेस टेंशन जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी और इससे तो कोई मतलब नहीं है, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन विल इंक्रीज, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज, यानी पृष्ठ तनाव जो होगा कम होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 61, तो देखिए आपको दे रखा है 2 मोल्स ऑफ इथेन, तो पहले आप क्या करेंगे, 2 मोल इथेन जो है, 2 मोल इथेन, उसके लिए हीट जो दे रखी है, हीट वो दे रखी है 3200 किलो जूल 2 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1 मोल इथेन के लिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1600। भाई 2 के लिए 3200 है तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी 1600। ठीक है, इसके बाद अच्छा एक बात और ध्यान है कि कंप्लीट बर्निंग, तो बर्निंग जो होती है वो होती है दहन, दहन का मतलब होता है ऊष्मा नेगेटिव होगी, तो डेल्टा H नॉट का जो मान हो जाएगा ना कितना आएगा, माइनस का 1600 हो जाएगा, 1600 किलो जूल। ठीक है, अभिक्रिया क्या बनेगी, C2H6 प्लस O2, ये बदल जाएगा मेरे पास कितना 2CO2 और प्लस यहाँ आएगा मेरे पास कितना 3H2, और यहाँ लगा देता हूँ मैं 7/2। ठीक है, फॉर्मूला होता है डेल्टा H नॉट ऑफ कंबशन बराबर उत्पाद माइनस अभिकारक, ये फॉर्मूला होता है, उत्पाद माइनस अभिकारक। तो उत्पाद ये है हमारे पास, अभिकारक ये है, क्या लिखोगे 2 गुणा डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या CO2, फिर आएगा मेरे पास प्लस, यहाँ क्या आएगा 3 गुणा डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या H2O, ये तो हो जाएगा उत्पाद। इसमें से मैं माइनस करूंगा माइनस अभिकारक, अभिकारक कौन हो जाएगा डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। ठीक है, एक एक करके वैल्यू रखते हैं। देखिए जब आप लोग वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा H नॉट ऑफ कंबशन की वैल्यू तो कितनी आई मेरे पास, इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी हो जाएगी माइनस का 1600 बराबर, ये कितना आएगा 2 गुणा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना माइनस का 395, फिर प्लस इसके बाद इसको रखेंगे 3 गुणा, ये आएगा माइनस का 286, ये तो हो जाएगा उत्पाद वाला, उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं अभिकारक वाले को डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6।
ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना माइनस का 1600 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 395 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 790, फिर आएगा माइनस 286 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 858, ये कितना आएगा 858, फिर ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, इसको हम लोग जोड़ेंगे 858 में अगर मैं जोड़ूंगा 790 तो ये मेरे पास आएगा 1648, तो माइनस का 1600 बराबर माइनस का 1648 माइनस डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ से डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 जो आएगा वो मेरे पास कितना आएगा माइनस का 1648 प्लस 1600, तो इसमें से कितना आएगा माइनस 48 किलो जूल आएगा, आंसर कितना आएगा माइनस 48 किलो जूल, तो आंसर हो जाएगा माइनस 4। कुछ नहीं किया मैंने, सबसे पहले फॉर्मूला लगाया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के लिए लिख लिया, हाँ ये लेकिन तभी आएगा जब आपको रिएक्शन याद हो, क्या रिएक्शन लेती C2H6 प्लस 7/2O2 और ये बन जाएगा किसके अंदर 2CO2 और प्लस कितना 3H2O, जब तक रिएक्शन याद नहीं है तब तक आपका फॉर्मूला भी नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है हेस लॉ किस पर बेस्ड है, देखिए सिंपल सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण पर बेस्ड है, हेस लॉ किस पर बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पर, और कौन सा नियम जो होता है जो एनर्जी कंजर्वेशन बताता है, तो FLOT जो होता है मतलब प्रथम उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण को बताता है, तो देखते हैं ऊर्जा संरक्षण वाला नियम जो होता है वो प्रथम नियम है, तो प्रथम नियम कौन सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज, ये दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो टूटता है किसके अंदर, वो टूटेगा Ag+ और वो टूटेगा Cl- में, तो Ksp का जो मान हो जाएगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा Ag+ की सांद्रता और Cl- की सांद्रता। Ksp का मान कितना दे रखा है 2.562 इंटू 10 की घात माइनस का 10 बराबर हो जाएगा मेरे पास S², तो S बराबर कितना आएगा अंडर रूट में 2.56 इंटू 10 की घात माइनस 10, तो S बराबर अंडर रूट में कितना आएगा मेरे पास 2.56 इंटू 10 की घात माइनस का 5। अब हमें 2.56 का अंडर रूट लेना है, तो 2.56 का जब अंडर रूट लेंगे तो आप करीब करीब कितना आएगा, तो ये आएगा 1.60 के आसपास। सबसे पहले इसको हम इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, S बराबर कितना आएगा 1 करीब करीब कितना आएगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 5, ये तो मेरे पास आएगा मोल प्रति लीटर में, है ना, लेकिन ऑप्शन जो है वो ग्राम प्रति लीटर में दिए हुए, तो अब क्या करना है, तो S बराबर मेरे पास कितना आएगा 1.6 गुना 10 की घात माइनस 5। अब क्या करना है, ये मोल प्रति लीटर में है, जब भी ग्राम प्रति लीटर में कन्वर्ट करना हो इसको अणुभार से मल्टीप्लाई कर देना, किससे मल्टीप्लाई कर देना, अणुभार से। अब AgCl का अणुभार कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है, Ag का होता है 108 और इसका होता है 35.5, ठीक है, ये हो जाएगा 5, 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 143.5, तो अब मेरे पास कितना आएगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो S बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 143.5 इंटू कितना आएगा 10 की घात माइनस 5। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा 143.5 इंटू कितना 1.6, ये मेरे पास आएगा 229.6 इंटू 10 की घात माइनस का 5, तो ये करीब करीब आएगा 2.29 इंटू 10 की घात माइनस का कितना आएगा 3, ये मेरे पास S आएगा, वो भी किसके अंदर ग्राम प्रति लीटर में, जबकि ये वाला S किसके अंदर आया था मोल प्रति लीटर में। समझ गए मेरी बात, 2.29 इंटू 10 की घात माइनस 3 एग्जैक्ट आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है K4 या लिखा हुआ है FeCN6, इसकी ऑक्सीडेशन हम निकालूंगा तो ये जाएगा 4 प्लस x माइनस 1 इंटू 6 बराबर 0 आएगा, x बराबर कितना आएगा 2, तो पहला तो गलत होगा क्योंकि 3 दिया हुआ है। दूसरे में निकालेंगे फिर से K4 वही दिया हुआ है, FeCN6 दिया हुआ है, तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस x माइनस 1 इंटू 6 बराबर 0, x बराबर मेरे पास कितना आएगा 6 माइनस 4, x बराबर कितना आएगा 2, ये सही है, वैसे होने को तो भी सही है। इसका K2Cr2O7 का निकाल के दिखा देता हूं मैं, K2Cr2O7 का अगर आप निकालेंगे तो 2 प्लस 2x माइनस का 14 बराबर 0 हो जाएगा, और 2x बराबर कितना आएगा 12 और x बराबर कितना आएगा 6, तो इसका 6 आना चाहिए था, लेकिन दिया कितना है 3 और 4, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following is not an example of redox? इनमें से कौन सा रेडॉक्स का एग्जांपल नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखिएगा, आयनिक रिएक्शन जो होती है ना जनरली, कौन सी रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, वो रेडॉक्स नहीं होती। आयनिक रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती क्योंकि सिर्फ आयनों का स्थानांतरण होता है,
ओनली आयनों का स्थानांतरण होता है, तो जनरली आयनिक रिएक्शन जो होती है वो रेडॉक्स नहीं होती। तो हमें बस इतना देखना है कि इसके अंदर से कौन सी रिएक्शन आयनिक है। तो देखेंगे ये वाली रिएक्शन आयनिक है, सिंपल सा लॉजिक है ना भाई। Na2SO4 की रिएक्शन आप करवा रहे हो किसके साथ, BaCl2 के साथ, ठीक है। तो आयनिक रिएक्शन तो ही क्या बनेगा, 2Na+ बनेगा, SO4 आपको देख के पता चल जाएगा कि आयनिक रिएक्शन है कि नहीं है। Ba+2 हो जाएगा, 2Cl- हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो BaSO4 2Na+2NaCl बनेगा। तो ये रिएक्शन, बाकी कोई भी रिएक्शन आयनिक नहीं है, बाकी सभी रिएक्शन में कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, कुछ ना कुछ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि ये प्रॉपर आयनिक रिएक्शन है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। एक की ऑक्सीजन अवस्था निकाल लो। ऑक्सीजन अवस्था निकालने के बाद जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा वो रेडॉक्स नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा वो रेडॉक्स नहीं होगी, और जिसमें परिवर्तन आएगा वो रेडॉक्स होगी। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड को ट्रीट किया जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। देखिए ये स्टेटमेंट आप याद कर सकते हैं कि आपके पास अगर दिया हुआ है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड जो होता है वो सिंपल से लॉजिक के साथ किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में बदल जाता है। फेरी जो होता है वो फेरो में बदल जाता है, ठीक है। इसका फेरी यानी बेसिकली सिंपल सी बात कर तो +3 वाला जो है वो +2 में बदल सकता है, ये लॉजिक है इसका मतलब, ठीक है। तो आंसर जो जाएगा मेरे पास कौन जाएगा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नहीं, हाँ फेरो तो सही है, लेकिन क्या होगा, अच्छा एक बात और समझिए, यहाँ ये भी दिया हुआ ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, फेरी का मतलब तो क्या होता है, देखिए जो फेरिसाइनाइड होता है इसका मतलब तो होता है Fe+3 अवस्था में होगा, और दूसरा जो लिखा हुआ फेरोसाइनाइड, तो फेरोसाइनाइड का मतलब होता है Fe+2 अवस्था में होगा। तो बेसिकली +3 जो हो रहा है किसमें बदल रहा है, +2 में। इसका मतलब हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब हो रहा है अपचयन। बस अब देख लेते कौन सा आंसर सही है। तो क्या बोल रहा है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज ऑक्सीडाइज, नहीं होगा। पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज रिड्यूस, हाँ ये सही है, इनटू पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बी बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिड्यूस, ना कोई मतलब नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। तो +3 वाला +2 में बदलता है, इसलिए अपचन होता है। इसका मतलब फेरिसाइनाइड जो होगा वो फेरोसाइनाइड में बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड बाय द एक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद कंसंट्रेटेड NaO। देखो सिस्टम में होता है कि एल्यूम जो होता है एल्यूमिनियम वो NaO से रिएक्शन करता है और ये क्या बनाता है, NaAlO2 बनाता है, और बाहर क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये रिएक्शन होती है। तो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड बाय द एक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब आप NaOH से कराओगे तो ये इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स प्रोसीड फास्टर विद पोटेशियम फ्लोराइड एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड। क्या ये बोल रहा है, पोटेशियम फ्लोराइड से ज्यादा तेजी से रिएक्शन होती है एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड। सिंपल सा लॉजिक है, पोटेशियम फ्लोराइड मतलब KF और सोडियम फ्लोराइड मतलब NaF। अब देखें फ्लोरीन का आकार तो नहीं आता, इधर भी फ्लोरीन इधर भी फ्लोरीन है। अगर मैं बात करूं NaF में और मैं बात करूं KF में, तो आपको पता है कि सोडियम का आकार अगर इतना है तो पोटेशियम का इतना बड़ा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। और इससे जुड़ा हुआ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का तो दोनों का आकार सेम है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आकार में अंतर अधिक है, यहाँ पर क्या है, आकार में अंतर अधिक है। जब आकार में अंतर अधिक होता है तो आयनिक गुण अधिक होते हैं। आकार में अंतर अधिक होता है तो कौन से गुण अधिक होते हैं, आयनिक गुण। भाई एक तो लिखा हुआ आपके पास KF और एक क्या लिखा हुआ आपके पास NaF लिखा हुआ है। तो इन दोनों में किसके पास आयनिक गुण अधिक है, KF में, क्योंकि पोटेशियम का आकार बड़ा है। जिसका आकार बड़ा होगा उसके पास आयनिक लक्षण अधिक होंगे, इसलिए वो KF से तो रिएक्शन कर लेता है जबकि NaF से रिएक्शन नहीं करता। देखते हैं, पोटेशियम फ्लोराइड इज लेस आयनिक, गलत हो गया। पोटेशियम फ्लोराइड इज मोर आयनिक देन, ये बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा आकार में अंतर होगा उतना ज्यादा आयनिक लक्षण होगा, जितना ज्यादा आयनिक लक्षण होगा उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा, इसलिए KF ज्यादा अच्छी तरह रिएक्शन देगा। हाँ अगर इसी के नीचे होता है CSF तो फिर CSF और भी अच्छी रिएक्शन देगा, क्योंकि CSF का आकार और भी बड़ा है, क्योंकि इसके पास आयनिक लक्षण ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि सोडियम को किसमें डालने से खतरनाक रिएक्शन होती है। तो आपको पता है सोडियम जो होता है वो पानी से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, और तुरंत प्रभाव से NaOH बनाता है और क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज तो करेगा। लेकिन ये रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि इसके अंदर सोडियम जो होता है वो क्या हो जाता है, उसको आग लग जाती है। आपको पता भी होगा कि एल्कलाइन मेटल क्षारीय धातु जो होती है उनको पानी में रखने पर या खुला छोड़ने पर वो क्या कर लेते हैं, फायर कैच कर लेती है, यानी आग पकड़ लेती है। समझ मेरी बात, इसलिए सोडियम को हम पानी में नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग रिलीजेस। देखो
अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ना, अमोनियम नाइट्रेट, उसको जब आप गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर वो क्या रिलीज करता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। बात समझ में आ रही है? तो नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ गैस टर्न्स। देखो इस क्वेश्चन को आप एक लाइन से सॉल्व कर सकते हैं। एन एक्वा सॉल्यूशन एक्स टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। क्या? रेड लिटमस टू ब्लू, यानी रेड जो लिटमस है ना वो किस में बदल जाएगा, ब्लू लिटमस में। आपको पता है कि एसिड जो होता है अम्ल, अम्ल तो ब्लू को क्या करेंगे, रेड करेंगे, और जो बेस होता है बेस, बेस क्या करेगा, रेड को क्या करेगा, ब्लू करेगा। रेड को क्या करेगा, ब्लू करेगा। वो देखिए बोल भी रहा है कि रेड ब्लू हो रहा है। अब रेड ब्लू होगा तो इसका मतलब वो क्षारीय गुण है। और अगर आप ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो अमोनिया एकमात्र, इन सभी में अमोनिया एकमात्र है जिसका गुण जो होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है और जिसके पास एक लोन पेयर होता है वो लुईस बेस होता है। बात समझ में आ रही है? लुईस बेस होगा, लुईस क्षार होगा, तो आप आगे पढ़ने की क्वेश्चन जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन भी इस तरीके से सेट हुए हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनका कोई नेचर नहीं होता। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए अमोनिया इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, तो लुईस क्षार हो जाएगा, तो अमोनिया आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका आईयूपीएसी नाम देना है। देखिए आईयूपीएसी नाम कैसे देंगे, यहाँ दे रखे हैं CH3, यहाँ दिया हुआ CH2, फिर दिया हुआ CH, यहाँ दिया हुआ CH2, इधर दे रखा है CH3, फिर दिया हुआ CH2, यहाँ दिया हुआ CH, यहाँ दिया हुआ CH3, फिर यहाँ दिया हुआ CH2, यहाँ दिया हुआ CH3। पहले हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर सीधी चेन सेलेक्ट करूंगा तो सीधी चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3। तो फिर नंबरिंग कहां से करें, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे उस रीजन से जहां पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले आता है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब ये तो हो जाएगा इथाइल, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो अब अगर आप लोग इसकी नंबरिंग करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो मेरे पास हो जाएगा इथाइल। उसके बाद 5 मेरे पास क्या हो जाएगा, मिथाइल। उसके बाद 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को हम पता है क्या बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है, आईपीएसी ने पूछा था। आगे कह रहा है कि हेटेरोसाइक्लिक जो होता है फिजन वो कब अकर होगा। देख सुनो मेरी बात, अगर दो तत्वों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या विद्युतता में अंतर 0 है, विद्युतता में अंतर 0 है, तो वो अभिक्रिया देंगे मुक्त मूलक, और साथ ही साथ जो फ्यूजन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, होमोलाइटिक। क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक। लेकिन यदि दो तत्वों की विद्युतता में अंतर है, जैसे कार्बन और क्लोरीन है, अब यहाँ पर अंतर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जो फ्यूजन होता है वो कैसा होता है, हेटेरोलाइटिक। यहाँ पर सिस्टम ये होता है कि क्लोरीन जो होता है ना अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जा सकता है, तो कार्बन में प्लस आ जाता है और Cl पे माइनस आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक। तो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के लिए हमें क्या चाहिए, विद्युतता में अंतर ज्यादा चाहिए, और विद्युतता में अंतर तभी होगा जब क्लोरीन जो कार्बन है, कार्बन से ऐसा तत्व जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो। सही है, तो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन अकर व्हेन कार्बन इज लिंक्ड विद, कार्बन से कौन जुड़ा हुआ होगा, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़ा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं। क्या आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सिंपल सा लॉजिक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनऑर्गेनिक कंपाउंड है 6CH10। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक क्या है, 6 यहां तो लिखा हुआ है, देखो उसको पहचानेंगे कैसे, 6 और 10 लिखा हुआ है, तो 6 और 10 आप देखेंगे, अगर यहां पर C6H14 होता है तो ये होता है हेक्सेन, है ना। C6H12 होता तो होता हेक्सीन, लेकिन यहां पे लिखा हुआ क्या है, C6H10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा हेक्साइन। एक बात तो श्योर हो गई, तो हेक्सान तो आएगा। आगे क्या बोल रहा है, चलिए आगे इसके बाद देखते हैं। हेक्साइन आएगा, मतलब कहने का मतलब है ऐसा यौगिक होगा, हेक्साइन ऐसा यौगिक होगा जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर 2 डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, या तो इसके पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर इसके पास क्या होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड बात एक ही होती है। तो पहले तो एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, सारे के सारे ऑप्शन इसी तरीके से दिए मैं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है रिडक्शन करेंगे गिव्स CCH12, यानी रिडक्शन करने पर वो देता है, एल्कीन देता है। अब इसको समझे, इसने क्लियर कर दिया यहाँ पर क्वेश्चन। देखें सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता ना, केवल एक डबल बॉन्ड होता, केवल एक डबल बॉन्ड होता, तो वो बन जाता सिंगल बॉन्ड में। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो उसका रिडक्शन करने पर भी सिंगल बॉन्ड बन सकता था। अगर यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड होते तो यहाँ पर क्या बन जाता, सिंगल बॉन्ड बन जाता। तो वो कह रहा है कि हेक्साइन जो है ना, या तो हेक्साइन या फिर हेक्सडाइन, वो बना रहा है क्या, हेक्सीन बना रहा है। उसके बाद आगे बोल रहा है जो फर्दर अटैक करने पर हेक्सेन बना रहा है। ठीक है, फर्दर अटैक करने पर हेक्सेन बना रहा है। उसके बाद ओजोनाइजेशन किया हुआ, ओजोनीकरण किया गया, तो क्या बना, 2 एल्डिहाइड के ग्रुप दे रहा है। अब यहां से क्लियर हो गया, समझे मेरी बात। कितने एल्डिहाइड के ग्रुप दे रहा है, 2। सुनना ध्यान से, पूरा सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
दो एल्डिहाइड ग्रुप देने का ये मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होंगे, ये बात फैक्ट है। क्या होंगे? क्योंकि दो एल्डिहाइड तभी मिलेंगे जब उसके अंदर डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट इट गिव्स F, व्हाट आर A एंड F। चलिए एक बार इसको करके देखते हैं पूरे को। देखिए सबसे पहले मैं इस ऑप्शन के अनुसार कर लेता हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले यहां ले लिया मैंने कितना, यहां ले लिया हमने 2 4, ये हो जाएगा 2 1 2 3 4, यहां लगा दिया 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ठीक, इसके बाद इसका रिडक्शन करा रहा हूं मैं। रिडक्शन कराने पर क्या दे रहा है? CCH12 दे रहा है। चलिए तो CCH12 देगा तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर मैंने डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड लगा दिया, कितने 1 2 3 4, यहां लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। फिर इसका भी है मैंने फिर से अटैक करवाया, तो वो क्या बना रहा है? एक्सेन। 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। अब क्या हो रहा है आगे बोल रहा है A का ओजोनलाइसिस करा रहा हूं, तो इसका मैंने ओजोनलाइसिस कराया A का, क्योंकि A ये मेरा है। ठीक है, ओजोनलाइसिस कराएंगे हाइड्रोलाइसिस के तो दो एल्डिहाइड के अणु बन रहे हैं। देखिए ये ओजोनलाइसिस, ये भी ओजोनलाइसिस। ओजोनलाइसिस में क्या होता है? बॉन्ड तोड़ेंगे O लगाएंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे O लगाएंगे। लगाओ 1 1 यहाँ लगा दिया O। ठीक है, फिर यहाँ पर भी O लगा दूंगा, यहाँ पर भी O लगा दूंगा, तो एक O यहाँ पर आ गया, फिर एक O यहाँ पर आ गया, और यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ के O लगा दूंगा, तो O C और C इस तरह। अब देखिए दो एल्डिहाइड का अणु मिल गया ना, एक एल्डिहाइड का अणु ये रहा, एक एल्डिहाइड का अणु ये रहा। ठीक है, 2 एल्डिहाइड एंड ये, और एक यौगिक ये भी मिल रहा है, मिल भी रहा है। देखिए तो पूछ रहा है कि यौगिक क्या होगा, तो इन सभी बातों से हमें क्या लग रहा है कि जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। भाई दो एल्डिहाइड के ग्रुप दे रहा है, चेक करके देखें, दो एल्डिहाइड और एक ये यौगिक दे रहा है, टोटल मिला के 3 यौगिक दे रहा है। तो देखिए दो एल्डिहाइड तो ये रहे और एक ये रहा। मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको ना चेक करके आप ऑप्शन से चेक कर ले, तो ऑप्शन चेक करने पर आपका जो आंसर है वो ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा मेरे पास कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइट्रो ग्रुप जो होता है, नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन। देखिए नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना बेंजीन पर, वो कौन सा इफेक्ट लगाता है? वो लगाता है -M इफेक्ट, जिसकी वजह से बेंजीन की एक्टिविटी जो होती है कम होती है, यानी बेंजीन इनएक्टिव होती जाती है। तो बेंजीन की एक्टिविटी कम होगी, और जब भी -M वाला इफेक्ट लगाता है वो कौन सी पोजीशन में जाके जुड़ता है? मेटा पर। और +M वाला जो होता है ना, +M वाला वो कहां पे जुड़ता है? ऑर्थो और पैरा पर। तो NO2 -M लगा रहा है तो मेटा पर जाके जुड़ेगा, तो मेटा पर जुड़ेगा और बेंजीन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो दोनों ही मेटा है, लेकिन बेंजीन की एक्टिविटी कम करेगा तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? ओजोन इज, ओजोन ध्यान रखना, ओजोन जो है वो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। कैसा है? सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है ना, इसको डायरेक्ट याद करें स्टेटमेंट को, ओजोन इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है? द परसेंटेज ऑफ वॉइड वॉल्यूम। अच्छा वॉइड का पूछ रहा है, आपको पता है कि BCC के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है कितनी होती है? 68% होती है। तो वॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वो करीब करीब हो जाएगा 32%। कितना हो जाएगा? 32%। आंसर हो जाएगा C। ठीक है।